Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Aisha Forces Academy. Like my videos, subscribe my channel and press the bell icon for more updates. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स एरो ट्रेड ब्रांच की टेस्ट प्रिपरेशन चल रही है, जिसके अंदर हम काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बना चुके हैं। आई थिंक 2-3 वीडियोस हम बना चुके हैं और आगे इसी तरह और भी चलती रहेंगी। तो आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो सकें। तो लेट्स स्टार्ट इट। अच्छा स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1, आयशा इज़ वॉशिंग डैश क्लॉथ्स। आयशा कपड़े धो रही है। अब 4 ऑप्शन दिए, इनमें से करेक्ट प्रेपोजिशन लगाना है हमें। ए पर है शी, बी पर है हिम, सी पर है हिज और डी पर है हर। तो जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, हर, बिल्कुल करेक्ट होगा। आयशा इज़ वॉशिंग हर क्लॉथ्स। हर इसलिए आ रहा है क्योंकि आयशा आयशा फीमेल है, फीमेल के लिए हमेशा हर यूज़ होता है। अगर यहाँ पर किसी बॉय का नाम होता है तो हम हिज लगाते। तो ऑप्शन नंबर डी इस तरह बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एंटोनियम ऑफ डक्टाइल इज डैश। अच्छा, एंटोनियम बताना है यानी कि अपोजिट वर्ड बताना है डक्टाइल का। डक्टाइल का अपोजिट बताने के लिए सबसे पहले हमें डक्टाइल का मतलब समझना पड़ेगा। तो डक्टाइल किसी भी ऐसी चीज़ को बोलते हैं जो लचकदार होती है, यानी कि मुड़ने वाली होती है। अगर वो टूटती नहीं है आसानी से, बिल्कुल फ्लेक्सिबल होती है, लचकदार। समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। तो इधर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए पर है फ्लेक्सिबल, बी पर है ब्रिटल और सी पर है मेलिएबल, डी पर है इलास्टिक। अच्छा, जो फ्लेक्सिबल है वो तो डक्टाइल का सिनोनियम हो गया। जो ब्रिटल वर्ड है ना बी पर, ये बिल्कुल करेक्ट इसका एंटोनियम होगा। क्यों? क्योंकि ब्रिटल का मतलब होता है टूटने वाली और डक्टाइल का मतलब होता है मुड़ने वाली, ना टूटने वाली। तो ब्रिटल हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा क्योंकि इसका मतलब टूटने वाली चीज़ में होता है। Next question is student question number 3, property of matter by which it continues in its existing state of rest or uniform motion in a straight line is called dash। अच्छा, ये एक बेसिकली एक डेफिनेशन लिखी है। अब ये हमें बताना है किस चीज़ की डेफिनेशन है, ग्रेविटी, इनर्शिया, मोमेंटम, फ्रिक्शन। तो पहले मैं उर्दू में समझा देता हूँ इसको। तो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मैटर की वो प्रॉपर्टी जो अपनी स्टेट में ही रहे। अब चाहे उसकी स्टेट रेस्ट है यानी कि वो चीज़ रुकी हुई है, या वो एक ही कंटिन्यू एक ही स्पीड में जो है यूनिफॉर्म स्पीड में जो है चल रही है, मोशन में चल रही है। तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? मैटर की वो प्रॉपर्टी जिसमें बॉडी एक ही जगह रुकी हुई है या एक ही स्पीड में चल रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनर्शिया। ये आई थिंक न्यूटन का पहला लॉ भी है मोशन का, कंफर्म नहीं है मुझे। तो इनर्शिया जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका उर्दू में मतलब समझ लेते हैं। ये भी एक डेफिनेशन है। ये हमें बताना है, किसी का स्टेटमेंट है तो ये हमें बताना है कि क्या चीज़ है। तो ये कौन सा स्टेटमेंट है ये हमें बताना है और किसका स्टेटमेंट है ये बताना है। तो पहले इसको समझ लेते हैं। टू एवरी एक्शन यानी कि हर एक्शन का एक बराबर और उल्टा रिएक्शन होता है। यानी कि अगर आप फॉर एग्जांपल हर चीज़ का एक रिएक्शन लाज़मी होता है। अगर कोई एक्शन देंगे तो उसका आपको बदले में जवाब भी मिलेगा लाज़मी। फॉर एग्जांपल अगर आप एक बॉल लेते हैं, उसको दीवार पे मारते हैं, तो जब आप एक बार आप एक्शन दे रहे हैं और मार रहे हैं ना दीवार पे, तो वो पलटकर आपके पास ही वापस आएगी बॉल। जो हमारे पास टेनिस बॉल होती है या हार्ड बॉल जो भी होती है, वो पलटकर वापस आएगी। तो उस आपने एक्शन किया, दीवार पर मारा, दीवार ने उसका रिएक्शन दिया, वो वापस आपके पास भेज दी। तो हर चीज़ का एक अच्छा रिएक्शन लाज़मी होता है। तो ये किसने स्टेटमेंट दिया था हमें? न्यूटन ने दिया था। और न्यूटन का कौन सा लॉ था? थर्ड लॉ था मोशन का। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर एज अ रिजल्ट ऑफ अ डिफरेंस इन टेम्परेचर इज कॉल्ड। अच्छा, वो एनर्जी जो किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाती है और उसके रिजल्ट में जो है टेम्परेचर चेंज हो जाता है, डिफरेंस आ जाता है टेम्परेचर में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए पर है काइनेटिक एनर्जी, बी पर है पोटेंशियल एनर्जी, सी पर है थर्मल एनर्जी और डी पर है हीट एनर्जी। तो जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, हीट एनर्जी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच लॉ स्टेट्स दैट फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। वो ऐसा कौन सा लॉ है जो कि बोलता है कि फोर्स जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ यानी कि मोमेंटम का रेट जो होता है उसको उसके बराबर होती है। ठीक है, तो वो कौन सा ऐसा लॉ है? तो सबसे इजी लॉ है, ये तो सबको पता ही होता है। 4 ऑप्शन है,
न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये तीनों आपको पता होने चाहिए, तो टेस्ट में लाजमी आते हैं। ये लाजमी याद करके जाएं। और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी आप लाजमी इसको समझ के जाइएगा। मैं भी आगे भी एक कंजर्वेशन वाला लॉ भी करवा दूंगा आगे के सवालों में या नेक्स्ट वीडियोस में, तो आप ये लाजमी ये लॉज पढ़ के जाएं फिजिक्स के। The next question is student question number 7. Which energy is a form of energy that an object or particle has due to its motion? वो ऐसी कौन सी एनर्जी है जो किसी ऑब्जेक्ट में मोशन की वजह से आती है, उसके मोशन की होने की वजह से, यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो मोशन में और उसकी वजह से कौन सी एनर्जी पैदा होती है। चार ऑप्शन दिए पर पोटेंशियल एनर्जी, बी पर है काइनेटिक एनर्जी, सी पर है थर्मल एनर्जी और डी पर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अभी बी पर जब राइट ऑप्शन है बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी। वो ऐसी एनर्जी होती है जिसको जो उसकी बॉडी की या ऑब्जेक्ट की मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. कंपैरिजन ऑफ एनर्जी आउटपुट टू द एनर्जी इनपुट इन अ गिवन सिस्टम इज कॉल्ड डैश। अच्छा, एनर्जी जो आउटपुट में होती है टू द इनपुट, एनर्जी इनपुट इन अ गिवन सिस्टम, एक सिस्टम की जो आउटपुट एनर्जी होती है, इनपुट एनर्जी लेने के बाद जो आउटपुट एनर्जी मिलती है, उसके कंपैरिजन को हम क्या बोलते हैं। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए पर एफिशिएंसी, बी पर इफेक्टिवनेस, सी पर है प्रोडक्टिविटी और डी पर है परफॉर्मेंस। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, एफिशिएंसी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9. कंप्लीट द सीरीज दी हुई है जिसको हमें कंप्लीट करना है। सीरीज में पहला जो हमारे पास नंबर है वो है 6, फिर दूसरा है 10, यानी कि 6 में हमने कितने ऐड कर दिए, 4 ऐड कर दिए। फिर 10 के बाद 14 है, यानी कि 10 में हमने 4 ऐड कर दिए। तो इस सीरीज में 4 4 प्लस करने हैं। पहले 6 में 4 प्लस किए 10, 10 में 4 प्लस किए 14, अब 14 में 4 प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 18। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट होगा इस तरह। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10. इन एसी जनरेटर द करंट इज डैश। एसी जनरेटर जो होता है उसके अंदर कौन सा करंट फ्लो कर रहा होता है। चार ऑप्शंस दिए हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, अल्टरनेटिंग, कांस्टेंट। तो सिंपल सी बात है, एसी के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि अल्टरनेटिंग करंट इसमें फ्लो करता है। क्यों? क्योंकि एसी का मतलब होता है अल्टरनेट करंट और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। तो इधर एसी है तो यानी कि अल्टरनेट करंट ही होगा, तो अल्टरनेटिंग वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रबर इज अ गुड डैश। क्वेश्चन नंबर 11 है जो कि रबर इज अ गुड, रबर अच्छा क्या काम करता है। तो वो कंडक्टर होता है, अच्छा इंसुलेटर होता है, सेमीकंडक्टर होता है, ट्रांसफार्मर होता है। तो बहुत ईजी है क्योंकि कंडक्टर जो होते हैं उनमें करंट फ्लो कर सकते हैं और जो इंसुलेटर होते हैं उनमें करंट फ्लो नहीं करता। तो रबर में तो करंट फ्लो नहीं करता, तो ऑब्वियस सी बात है इंसुलेटर ही होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके मुझसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। मैं एवरी टाइम आपके लिए रेडी रहूँगा और आपका कमेंट का जवाब दूंगा इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।